घर गाजीपुर उत्तर प्रदेश। नाम सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल जो अपने 3 दोस्त अभिषेक, अनिल और विशाल के साथ 13 जनवरी को एक ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि माउंटेन और हिल स्टेशन के देश नेपाल में जाके वो पशुपतिनाथ टेम्पल में शिव जी के दर्शन करेंगे और वहीं से आगे जाके वो पोखरा सिटी की खूबसूरत वादियों को और एक्सप्लोर करेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग वो और उनके तीनों दोस्त 13 जनवरी को काठमांडू आते हैं, जहां वो शिव जी के दर्शन करते हैं और काठमांडू के टूरिस्ट प्लेसेस को और एक्सप्लोर करते हैं। और 2 दिन वहां बिताने के बाद 15 जनवरी को वो अपने सभी दोस्तों के साथ पोखरा सिटी की फ़्लाइट लेते हैं। ये फ़्लाइट 27 मिनट की होने वाली थी। पोखरा सिटी में जब ये फ़्लाइट इंटर हुई तो सिटी की खूबसूरती विंडो में से ही देख के सोनू जायसवाल इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत फेसबुक लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया ताकि ये नज़ारा वो अपनी फैमिली को भी दिखा सके। आइए देखते हैं क्या वो रिकॉर्ड करना चाहते थे और क्या रिकॉर्ड हुआ। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग से बना हुआ 100 करोड़ की कीमत वाला 72 सीटिंग कैपेसिटी का ये ATR 72-500 एक सेकंड भी नहीं लगाता है राख होने में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इतने साफ वेदर में इतनी अच्छी कंडीशन वाला ये प्लेन कैसे 72 लोगों की जान ले लेता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल का सबसे बड़ा और अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ हर साल 80 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हुए आते जाते हैं, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट नेपाल का सबसे बिजी एयरपोर्ट भी बन जाता है। 15 जनवरी को सोनू जायसवाल ने यहीं से येती एयरलाइन की ATR 72-500 फ्लाइट की टिकट बुक की। फ्लाइट सुबह 10:33 पर टेक ऑफ करने वाली थी और उसी दिन सुबह 11 बजे पोखरा सिटी में लैंड करने वाली थी। शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट में 72 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी, जिसमें से 2 पायलट, 4 क्रू मेंबर और 68 पैसेंजर थे, जिसमें से 53 नेपाली थे, 4 रशियन और एक UK, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस से थे और 5 इंडियन थे, जिसमें से सोनू जायसवाल और उसके 3 दोस्त भी शामिल थे। प्लेन अपने शेड्यूल टाइम से ही त्रिभुवन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, पर अनफॉर्चुनेटली प्लेन ATR 72-500 पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाता है। प्लेन सेटी रिवर के पास आते ही ऐसे डिक्लाइन करने लग जाता है जैसे कि वो प्लेन हो ही ना, बल्कि कोई रबर की बॉल हो जो आसमान से किसी ने फेंकी हो। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जो प्लेन मॉडल दुनिया भर में लाखों पैसेंजर को हर रोज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहा हो, वो आसमान से ऐसे गिर रहा हो जैसे वो प्लेन ना हो बल्कि कोई खाली डिब्बा हो। अगर हम देखें नेपाल की एयरलाइन हिस्ट्री को, तो नेपाल इज वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्कीएस्ट, स्कैरियस्ट एंड डेंजरस प्लेस टू फ्लाई है। यहाँ पर फ्लाई करना आमतौर पे मुश्किल होता है किसी भी पायलट के लिए, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से। तो नेपाल एयरलाइंस में पिछले 30 सालों की इतिहास में 27 प्लेन क्रैश हुए हैं। ऑन एन एवरेज यहाँ हर साल कोई ना कोई प्लेन क्रैश की खबर आ ही जाती है। नेपाल में इतने प्लेन क्रैश होने के कई रीजंस हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण रीजंस ये है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजंस है माउंटेन्स। नेपाल की 75% लैंड माउंटेन और हिल से कवर्ड है और जिनकी हाइट भी आमतौर पे 2000-3000 मीटर से तो ज़्यादा ही होती है, जिसकी वजह से प्लेन को हाई एल्टीट्यूड में उड़ाना पड़ता है, ज़्यादा हाइट में उड़ाना पड़ता है। और माउंटेन की वजह से यहाँ रनवे भी बहुत कम अवेलेबल हो पाते हैं, जिसकी वजह से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकेंड रीज़न है वेदर। यहाँ बर्फ़ के पहाड़ों की वजह से, क्लाइमेट की वजह से तूफान बहुत आ जाते हैं। कई बार मौसम बहुत ख़राब हो जाते हैं और जब पायलट ऐसे मौसम के लिए पहले से तैयार ना हो और विजिबिलिटी लेवल भी लो हो, तब ऐसे केस में पायलट प्लेन पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थर्ड रीज़न है लो एंड वेरी लिमिटेड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक नेपाली पायलट को दी जाती है। उनको जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में पायलट लाइसेंस के लिए आपको मिनिमम 200 फ्लाई आवर रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही पड़ती है, जबकि नेपाल में सिर्फ 150 फ्लाई आवर कंप्लीट करके भी आप पायलट बन सकते हैं। फोर्थ रीज़न है
नेपाल की एयरलाइंस मोस्टली ओल्ड वर्जन की ही फ्लाई बसेस यूज़ करती हैं अपनी एयरलाइंस में, जिसकी वजह से जो अपडेटेड फंक्शन और जो बेनिफिट एक पायलट को आमतौर पर मिलता है वो नेपाल के पायलट को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्रैश होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से नेपाल वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फ्लाई जोन बन जाता है। उस दिन 15 जनवरी को येती एयरलाइन का जो प्लेन क्रैश हुआ उसका कारण समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक प्लेन बेसिकली कैसे फ्लाई करता है हवा में। एक प्लेन हवा में फ्लाई करेगा या नहीं मेनली दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला प्लेन के विंग्स और दूसरा उस प्लेन का इंजन। इंजन का बेसिकली काम ये होता है कि वो अपनी आगे की एयर को सक करके पीछे साइड से आउट पुश करे, और यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है जो कि है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इंजन एयर को पीछे से आउट पुश करता है तब उस आउट पुश की वजह से प्लेन पर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगता है, फोर्स लगता है, जो कि प्लेन को आगे की तरफ मूव होने का फोर्स देता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे की तरफ मूव होता है। और प्लेन के विंग्स प्लेन को फ्लाई करने में और प्लेन की डायरेक्शन बदलने में प्लेन की हेल्प करती है। यहाँ देखिए इस विंग पर एयर स्लाइड होके कुछ एयर विंग्स पैनल के ऊपर से पास हो रही है और कुछ एयर पैनल के नीचे से पास हो रही है। जब विंग के ऊपर का प्रेशर विंग्स के नीचे के प्रेशर के इक्वल होता है, यानी जब विंग पैनल हॉरिजेंटली स्ट्रेट होता है, तब प्लेन एक स्टिल पोजीशन पर फ्लाई कर रहा होता है। लेकिन जब प्लेन को लैंड या टेक ऑफ कराना होता है तब विंग्स के पीछे ये जो फ्लैप्स है इनको एक्सटेंड करा जाता है। जब प्लेन टेक ऑफ लेता है तब प्लेन के फ्लैप्स को 5 से 15 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है, जिससे विंग्स के नीचे की एयर का प्रेशर विंग्स के ऊपर की एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, जिससे प्लेन पर अपवर्ड प्रेशर लगता है और प्लेन ऊपर जाने लगता है। लेकिन जब प्लेन को लैंड कराना होता है तब यही फ्लैप्स को 25 से 14 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है और विंग्स के ऊपर के फ्लैप्स भी एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, जिससे एयर प्लेन की फ्लैप से रेजिस्ट करने लगती है, टकराने लगती है, जिससे प्लेन की स्पीड कम हो जाती है और प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। 15 जनवरी को प्लेन के को पायलट अंजू से यहीं पर मिस्टेक हुई। दरअसल पायलट कमल केसी ने को पायलट अंजू को लैंडिंग कराने के लिए कुछ ऑर्डर्स दिए थे। ऑर्डर्स थे लैंडिंग गियर डाउन, अंजू ने बोला चेक, यानी प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन हो गए। एल्टीट्यूड 500 फीट, अंजू ने बोला चेक, यानी प्लेन की हाइट 500 फीट पे नीचे ला दी गई है। इंजन पावर 25%, अंजू ने बोला चेक, यानी इंजन की पावर 25% पर कर दी गई है। लैंडिंग के वक्त प्लेन की स्पीड को कम करना पड़ता है, इसीलिए इंजन की पावर 25% पर कर दी जाती है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए और प्लेन नीचे आ जाए। लास्ट ऑर्डर था फ्लैप्स 30 डिग्री, अंजू ने बोला चेक, यानी ये जो फ्लैप्स 15 डिग्री पे है उनको और एक्सटेंड करके 30 डिग्री पर कर दिया गया है। बस को पायलट अंजू से यहीं पर मिस्टेक हुई। दरअसल उन्होंने फ्लैप्स का जो लीवर है उसको खींचने के बजाय उन्होंने बगल में लगा हुआ इंजन की पावर के सप्लाई का लीवर खींच दिया, जिसकी वजह से इंजन का जो पावर सप्लाई था वो तुरंत ही बंद हो गया और अभी अभी जो इंजन की पावर को 25% पर किया था अंजू ने, वो इंजन अब बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन हवा में ही रुक गया और नीचे आके क्रैश हो गया और क्रैश में सभी 72 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर पायलट से इतनी छोटी सी, इतनी माइनर सी मिस्टेक हुई कैसे? ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई हो। पहला रीज़न हो सकता है पायलट किसी स्ट्रेस में हो सकता है कि पायलट किसी बात पर या किसी सोच में उलझा हो। तीसरा, जिसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, हो सकता है कि पायलट फटीग हो चुका हो, यानी थक चुका हो। नेपाल की एयरलाइंस अपने पायलट से कई बार एक्स्ट्रा फ्लाई करवाती है, जिसकी वजह से पायलट थके होने के बावजूद भी प्लेन चलाते हैं, जिसकी वजह से क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ, इस फ्लाइट की को पायलट अंजू इस फ्लाइट के बाद पायलट बनने वाली थी। उनके पति का ये सपना था कि वो एक पायलट बने। उनके पति भी को पायलट थे येती एयरलाइंस में, लेकिन 21 जून 2006 में ऐसे ही एक प्लेन क्रैश में उनके पति की भी डेथ हो गई थी।
अनफॉर्चुनेटली को पायलट अंजू अपने पति का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ।